नमस्कार। बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है। ऐसे में परीक्षा को लेकर के परीक्षार्थी के मन में किसी न किसी तरह का डर और एक तनाव सा बना रहता है। तो ऐसे में परीक्षार्थी किस तरह से परीक्षा की तैयारी करे, इसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मण यादव। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और आजकल जैसे ही परीक्षा की तारीख डिक्लेयर हो जाती है या परीक्षा शुरू होने वाली होती है तो विद्यार्थी के मन में एक डर और तनाव सा भावना पैदा हो जाती है। तो इससे कैसे हमारे जो विद्यार्थी हैं बचें और तैयारी जो है वो अच्छी तरह से करें? बहुत सही सवाल है आपका। देखिए, जब आपने बात करी परीक्षा तो उसके साथ तनाव और डर बहुत स्वाभाविक है, ये दोनों होना। लेकिन जब मैं तनाव की बात करता हूँ तो देखिए, दो तरह के तनाव होते हैं, एक नेगेटिव स्ट्रेस और एक पॉजिटिव स्ट्रेस, जिसको हम लोग अपने मनोविज्ञान की भाषा में यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस कहते हैं। तो होता क्या है कि जिसको डिस्ट्रेस होता है उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, लेकिन जिसको पॉजिटिव स्ट्रेस रहता है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, अगर जो अपने तनाव को कम करना है, क्योंकि जहाँ तनाव है उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक तनाव कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बताया, प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाती है। तो उसके लिए क्या करना है अपने प्रोडक्टिव होने के लिए? जब पॉजिटिव स्ट्रेस होगा तो आप टाइम को मैनेज करिए, शेड्यूल करिए, प्रॉपर अपना सिलेबस पे ध्यान दीजिए। अगर जो आप ये तीनों चीज़ें कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक आपका तनाव कम हो जाएगा। जैसा अभी आपने कहा कि अगर पॉजिटिव वे में लेते हैं, अगर उस टेंशन को, तनाव को, तो अच्छा कर सकते हैं। उसमें आपने एक बात कही कि समय को जी, तो परीक्षा की तैयारी करते समय वो समय को किस तरह से मैनेज करें, क्योंकि समय का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। बिल्कुल। देखिए, आजकल के टाइम पे देखेंगे तो विद्यार्थियों को जो ज़्यादातर समय जाता है वो टीवी, मोबाइल, गेम और तमाम अदर एक्टिविटीज़ में चला जाता है। कई बार वो तय ही नहीं कर पाते हैं कि उनका समय का इस्तेमाल करना कैसे है। तो मैं बहुत एक सरल भाषा में और बहुत एक सरल टेक्निक आपको मैं देता हूँ, जिसके थ्रू कोई भी इंसान अपने समय को सही तरीके से मैनेज कर सकता है। क्योंकि देखिए, समय एक तरह से एनर्जी क्रिएट करता है। जब आप समय व्यर्थ कर देते हैं तो आपकी एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है। तो बेसिकली क्या करना है, आपको एक क्वाड्रेंट बनाना है, मतलब एक ऐसे एक 4 स्क्वायर शेप में बना लीजिए और एक तरफ लिखिए आपके इम्पॉर्टेंट वर्क, एक होता है आपके अर्जेंट वर्क। एक वर्क वो जो इम्पॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। एक वर्क ऐसा होता है ना ही इम्पॉर्टेंट होता है ना ही अर्जेंट होता है। तो आप ये देख लीजिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार अर्जेंट नहीं है, है ना। पढ़ना इम्पॉर्टेंट है बट एकदम अर्जेंट नहीं है। लेकिन कोई असाइनमेंट है वो अर्जेंट है और उसको इम्पॉर्टेंट भी है, तुरंत उसको करके देना है। अब चौथा खाना वो होता है कि ना इम्पॉर्टेंट है ना वो अर्जेंट है। तो आप देखेंगे कि दिन का मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स का कहाँ जाता है, ना अर्जेंट है ना इम्पॉर्टेंट है। जैसे टीवी देखना, नेटफ्लिक्स देखना, गेम खेलना, मोबाइल पे चैटिंग करना, कोई वीडियो गेम आया दोस्तों के साथ, फ्री फायर और तमाम गेम्स आ गए हैं वो खेलना। तो मैं कहूँगा स्टूडेंट्स के साथ कि अपना थ्रू आउट द डे अपने देखें कि कहाँ पर उन्होंने कितना समय किस चीज़ के लिए दिया। आप देखेंगे इस तरह का खाना बना लीजिए, अर्जेंट इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट एंड नो इम्पॉर्टेंट नो अर्जेंट। तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम जो स्टूडेंट का जाता है वो नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट में जाता है। ऐसे वो अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और ये देख ले सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम वो वेस्ट कर रहे हैं। अगर जो 2 घंटा टीवी भी देख रहे हैं तो उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो फिर जब एनर्जी ड्रेन होती है तो आप सोचेंगे लेस एनर्जी के साथ ज़्यादा प्रोडक्टिव होना वो आप नहीं कर पाएंगे, मतलब बेहतर नहीं कर सकते, बेहतर फिर नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने एक निगेटिव स्ट्रेस की भी बात की है जी, मतलब नकारात्मक तनाव भी। तो इससे कैसे दूर रहें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं? इसलिए कि तनाव तो एक कहा जाता है कि अपने आप भी आ जाता है। हाँ, तो नकारात्मक तनाव से कैसे बचें? देखिए, नकारात्मक तनाव से अगर जो आपको बचना है तो सबसे पहले आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। सेल्फ एनालिसिस में क्या करना पड़ेगा, क्या अवॉइड करना है, क्या अचीव करना है ना। और जो अचीव करना है उसके लिए मुझे क्या क्या एक्शन लेना है।
तो कई बार क्या होता है कि आप जब ये तय करते हैं कि आप एक गोल बनाएंगे कि चलिए मेरा मैथमेटिक्स, साइंस या जो भी आपको पढ़ना है उसका एक गोल सेट करिए। गोल सेट करने के बाद आप देखिए कि मुझे जो अचीव करना है उसके लिए मुझे क्या क्या नेसेसरी एक्शन लेना है। जब आप वो एक्शन लेंगे तो उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको क्या अवॉइड करना है। अवॉइड करना है कि मान लीजिए आप पढ़ने गए, आपका दोस्त का फ़ोन आ गया कि आ जाओ खेलते हैं, या किसी ने कह दिया कि मौसी आने वाली है तो चलो 1 घंटा मौसी के साथ हम लोग एंजॉय करेंगे, या हो सकता है कि कोई आपका फेवरेट टीवी शो आ रहा हो। तो आपको ये तय करना पड़ेगा पहले से ही प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू कि आपको क्या क्या चीज़ों को अवॉइड करना है और कितना समय किस सब्जेक्ट पे देना है। अगर जो प्रॉपर अपने आप को, अपने समय को अगर जो एनालाइज करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि आप सही तरीके से सही जगह पर अपना यूटिलाइज कर रहे हैं नॉलेज को, समय को, और उससे आपके अंदर काफ़ी हद तक तनाव कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। डॉक्टर साहब, परीक्षा की तैयारी के समय बच्चों के अभिभावक का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए कि कभी कभी अभिभावक जो है बच्चों के ऊपर दबाव बनाते हैं। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत गंभीर विषय है। मैं आजकल देखता हूँ हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा एक दिखावा का चलन चल गया है ना। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं। देखिए, बेहतर आप बना सकते हैं, हर पेरेंट्स की अपनी महत्वाकांक्षा होती है कि मेरा बच्चा अच्छा करे, बट किस शर्त पे। कई बार क्या होता है कि वो सिर्फ दिन भर पढ़ो 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 पढ़ो, दिन भर प्रेशर देते रहते हैं। कई बार उनको लगता है कि मेरा बेटा कॉलेज में टॉप करना चाहिए, मेरे बेटे को सब कुछ आना चाहिए, उसको डांस भी आना चाहिए, एक्टिंग भी आना चाहिए, और अच्छा गेम्स में भी अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए। कई बार आप आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि बच्चा क्या चाहता है। तो देखिए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर इमोशनल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, लेकिन पेरेंट्स कई बार रिजिड होते हैं, उस चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत सरल शब्दों में मैं 5 A टेक्निक आपको बताता हूँ पेरेंट्स के लिए खासकर। A फॉर एक्सेप्ट करिए। वो जैसा भी आपका बच्चा जो कर रहा है पहले उसको एक्सेप्ट करिए, तभी आपके और उसके बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप हो पाएगा। दूसरी चीज़ है कि आप उसको अप्रिशिएट करिए। अगर जो वो 70% भी लेके आ रहा है, उसने खेल कूद में पार्टिसिपेट किया, मान लीजिए 1st, 2nd, 3rd रैंक नहीं लेके आ पाया, वो 5th आया, तो उसको आप अप्रिशिएट करिए। वो 80% लेके आया तो उसके काम को अप्रिशिएट करिए, उसके एफर्ट को अप्रिशिएट करिए। वो 90% लाया उसके लिए नहीं, उसने जो एफर्ट डाला जिसकी वजह से वो 70, 80, 60 जो भी स्कोर किया उसको अप्रिशिएट करिए कि तुम देखो तुमने ये हार्डवर्क किया, तुमने इस पे एफर्ट किया, तो उस एफर्ट को अप्रिशिएट करिए। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा एडवेंचर। आप अपने बच्चों के साथ में देखता हूँ बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो खेल कूद में उसके साथ जाके इन्वॉल्व होते हैं कि चलो हम ये करते हैं, चलो हम आज बैडमिंटन खेलते हैं, चलो आज हम कोई फिजिकल गेम करते हैं, चलो हम तकिया फाइट करते हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ किसी गेम में इन्वॉल्व ही नहीं होते। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर उसके साथ एडवेंचर करिए, मतलब जिसमें फिजिकल एक्टिविटी हो। एक चीज़ होती है, कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं, ये बड़ा स्वाभाविक होता है, दूसरों के सुनते हैं। घर में किसी और की सुनते हैं, भाई के सुन सकते हैं, मासी के सुन सकते हैं, बुआ के सुन सकते हैं, जिससे लगाव होता है। तो मैं कहूँगा कि आप उसी से उसको एडवाइस करने के लिए बोलिए, गिव एडवाइस। और आस्क, अपने बच्चे से हमेशा पूछिए। आप क्या करते हैं ना कि पूछते नहीं उसको, आप ऑर्डर देते हैं कि देखो तुमको ये नहीं करना। तुम आप ऐसे पूछिए कि अच्छा बेटा आप कब पढ़ोगे, अच्छा कब आप टीवी बंद करोगे, अच्छा आज ये सब्जी है मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊँ, ये बना दूँ कि ये बना दूँ, है ना। आप उसके साथ ऑर्डर नहीं देना है, उसके चॉइसेस लीजिए। जब आप चॉइस लेंगे तो ये जो 5 टेक्निक अगर जो आप अपनाएंगे, अप्रिशिएट, उसके एफर्ट को आप अप्रिशिएट करिए, एक्सेप्ट करिए, एडवाइस फ्रॉम अदर्स एंड आस्क, ये 3-4 चीज़ों को अपनाते हैं तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही हेल्दी रिलेशन आपके और आपके बच्चे के बीच में डेवलप। मतलब अभिभावक को इस तरह का रोल करना चाहिए। रोल मुझे लगता है कि एक कंसर्न रखना चाहिए, अपने बच्चों के साथ पूछना चाहिए कि पूरे दिन में तुमने स्माइल कितना टाइम किया, अच्छा आज मेरे बच्चे ने अच्छा काम क्या किया, है ना। उसके स्पिरिचुअल वेलबींग को, उसको नैतिकता सिखाइए। आपसे पढ़ाई की तरफ अगर जो आप अनावश्यक दबाव ना प्रेशर क्रिएट मुझे लगता है कई बार ना मैक्सिमम मैंने पेरेंट्स को देखा है कि वो अनावश्यक प्रेशर डालते हैं और वो खुद चिंतित हो जाते हैं, उसको लेकर चिंतित हो जाते हैं। उसके कुछ टेक्निक्स भी हैं, मैं बताऊंगा ज़रूर। शाम को जब उसके साथ थोड़ा सा वक्त ज़रूर गुजारिए, सोते वक्त उसके साथ कुछ बात विचार करिए, अच्छा तुम्हारा दिन कैसा था, है ना।
तो जब आप ऐसे करेंगे और कुछ उसके साथ पॉजिटिव बातें करेंगे, तो जब आप सो जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड जगह रहता है। नहीं, सही कर रहे हैं। तो जो आप उसको बेहतर बातें बताएंगे, उसके प्लानिंग के बारे में, लाइफ को किस तरह से और जिया जा सकता है, कुछ अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाएंगे, तो बच्चा आपका मोटिवेट होगा और जब वो सोएगा तो उसके सपने में वही चीज़ें आएंगी। डॉक्टर साहब, आजकल मोबाइल का ज़माना आ गया है, इंटरनेट का ज़माना आ गया है, तो ऐसे में बच्चों को देखा जा रहा है कि उनको मोबाइल और सोशल मीडिया की लत जो है लग गई है, तो इससे जो है वो किस तरह से दूर रहें? क्योंकि उनकी परीक्षा चल रही होती है, तो ऐसे में एक तरह से वो कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करती है। ये तो बहुत बड़ा आज का गंभीर विषय है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि मोबाइल एडिक्शन, टीवी एडिक्शन तमाम समस्याएं देता है जो शायद बच्चों को ये पता नहीं चलता है, बट अंदर अंदर उनके कॉग्निटिव एबिलिटीज़, उनके संज्ञान को मार रहा होता है। उनकी लर्निंग, थिंकिंग, परसेप्शन सब कुछ डिटोरिएट कर रहा होता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, कोई भी आदत जो बनती है वो 3 से 4 हफ्ते के बीच में बनती है। अब उसको मैं सिंपल सा एक आपको टेक्निक बताता हूँ। सबसे पहले चीज़ होता है क्यू, दूसरी जो चीज़ होती है वो होता है क्रेविंग। जैसे मोबाइल पे आपका मोबाइल है, घंटी बजा तो आपको क्यू मिला कि अरे मेरा मोबाइल पे घंटी बजा, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्रेविंग होगी कि चेक करूँ चेक करूँ चेक करूँ। फिर जब आप चेक करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स करेंगे, आप रिस्पॉन्स करेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। यही एक कुछ चक्र चलते रहता है जिससे लोगों को हैबिट फॉर्म हो जाता है, और किसी भी हैबिट को फॉर्म होने, मैंने बताया 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। तो आपको क्या करना है कि डेली बेसिस पे कोशिश करिए, एक छोटा सा डायरी बनाइए और लिखिए कि कितना देर तक उस क्रेविंग को आपने कंट्रोल किया। वो बार बार मोबाइल बजा लेकिन मैं उसके पास नहीं गया। रात को मोबाइल अक्सर जो ब्लू रेज होती हैं वो आपके स्लीप को डिस्टर्ब करती हैं, आपके न्यूरॉन्स को हार्म करती है, आपके आइज़ को हार्म करती है। जो ब्लू रेज होती है वो फोटोक्रोम जो रेजेस होती है। तो कितना दूर रखना चाहिए सोते समय या इस तरह से? मैं कहता हूँ कि आप मोबाइल हटा दीजिए ना, सोते वक्त क्या ज़रूरत है, नहीं तो आपका हाथ चला ही जाएगा। मतलब वहाँ से दूर रहना चाहिए, कुछ चीज़ों से दूरी बना लेनी चाहिए एक वक्त के बाद। तो रात को कोशिश करिए कि मोबाइल आप दूर रख के सोइए, कमरे में रखिए मत मोबाइल। टीवी मोबाइल हटा दीजिए अपने कमरे, उसका उस वक्त कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो और डायरी में नोट करके रखिए कि आज कितना देर तक आप अपने मोबाइल से दूरी बना के रखें, और आप तभी इस्तेमाल करिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। आप बहाने से मोबाइल को धीरे धीरे करते करते आप फिर एडिक्ट हो जाते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ये बहुत एक तरह से देखिए चेतावनी है। आप 1 घंटा पढ़ेंगे और 1 मिनट मोबाइल देखें तो 1 घंटे का जो आपने पढ़ा है वो डिके हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। मतलब तैयारी करते समय जब बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस बात का वो विशेष ध्यान रखें। विशेष ध्यान रखें कि आप मोबाइल के साथ बिल्कुल भी अपने साथ में ना रखें या उसके साथ किसी तरीके का इंटरेक्शन ना रखें, क्योंकि आप 1 से 2 घंटा पढ़ेंगे, जब आप 2 मिनट मोबाइल 5 मिनट मोबाइल आप देखेंगे तो आपका फिर से वो सारा ध्यान डाइवर्ट होगा। फिर आपको लर्निंग, आपकी जो कैपेसिटी है, जो आप और अच्छा याद कर सकते थे, वो कहीं ना कहीं फिर से आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है उतना याद करने के लिए। डॉक्टर साहब, पढ़ाई में हर कोई बेहतर करना चाहता है अच्छा नंबर लाने के लिए, तो इसका बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि हर कोई अच्छा करे? हाँ, बिल्कुल ये सही सवाल है, क्योंकि हर कोई बेहतर करना चाहता है। मैं भी स्टूडेंट था तो मैं पढ़ना चाहता था और बेहतर पढ़ना चाहता था, मार्क्स बेहतर लाना चाहता था। तो उसके कुछ एक टेक्निक्स है जो बहुत बिहेवियरल अप्रोच में बहुत ही फ़ायदेमंद है। वो क्या क्या है मैं आप सबको बताता हूँ, और आप सबको इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और इसको अपनी आदत में लेकर के आना है। क्योंकि बेहतर आदत डेवलप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, आपके एकेडमिक्स भी बेहतर होगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा। क्योंकि हर स्टूडेंट का जो प्राइमरी वर्क है वो एकेडमिक्स है। तो इसमें क्या करना है कि पहली बात क्या होता है कि आपका फोकस, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ देखा हूँ कि जब वो पढ़ने बैठते हैं तो वो नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं कि अरे फेल हो गया तो क्या होगा, ये मुझे नहीं आता है। वो पढ़ रहे हैं इंग्लिश और ध्यान है मैथमेटिक्स का सिलेबस नहीं है, मेरा वो सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप फोकस रखिए। फोकस किस बात का? कि जो आप पढ़ रहे हैं। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं जब लेफ़्ट वाला कॉर्नर देखूंगा तो राइट वाला कॉर्नर नहीं दिखाई देगा, जब राइट कॉर्नर देखूंगा तो लेफ़्ट वाला कॉर्नर नहीं दिखाई देगा। यानी ब्रेन एट ए टाइम एक ही चीज़ पे फोकस कर सकता है। आप ध्यान रखिए कि आपका गोल क्या है, उस गोल पे फोकस रहिए। जो सामने सब्जेक्ट है उस पर फोकस रखिए। दूसरी चीज़ है मेडिटेशन। मैं देखा हूँ कि आजकल मैक्सिमम जो युवा है वो मेडिटेशन की तरफ, प्राणायाम की तरफ ध्यान ही नहीं देती है। 3 प्राणायाम मैं आपको बता रहा हूँ, आई गारंटेड दिस इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। आपको
भस्त्रिका प्राणायाम, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, ये 3 आप रेगुलर बेसिस पे करिए। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक आपके शरीर के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक जैसे होता है ना कि आप 12 बजे खाना खाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली 12 बजे भूख लग जाएगी। तो आप एक समय निर्धारित करिए कि 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे आप जितना भी पढ़ेंगे वो समय सेम होना चाहिए। और एक चीज़ और, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो ब्रेन है वो किस वक्त पे कितना एक्टिव होता है। तो मॉर्निंग में आप कॉग्निटिव जो कहते हैं ना याद करने की चीज़ है तो मॉर्निंग में करिए, और कॉन्सेप्ट लर्निंग की हो तो आप उसको शाम को किया करिए। डॉक्टर साहब, कोरोना काल में एक तरह से कहा जाए कि ऑनलाइन क्लासेज ज़्यादा चली, ऑफलाइन क्लासेज बहुत कम चली। तो ऑफलाइन क्लासेज में जैसे टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो नहीं हो पाया, तो इस कमी को कैसे दूर करेंगे? देखिए, इंटरेक्शन तो होता था, ऐसा नहीं था कि इंटरेक्शन नहीं होता था, यूँ कहिए कि वर्चुअली होता था, सामने सामने नहीं हो पाता था। बट देखिए, कोरोना एक ऐसा समय था जो सबके लिए एक विपदा का समय था, और उसमें बहुत लोगों को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा चीज़ों के साथ। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि हम थोड़े अपने एकेडमिक्स के जो ऑफलाइन कंडीशंस थे उससे हम थोड़े दूर हो गए, ऑनलाइन पे आ गए। बट मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि आपके दरवाजे पूरी तरीके से बंद नहीं हुए थे, इंटरेक्शन आप फिर भी कर सकते थे, कुछ अपने चॉइसेस पे, अपने स्किल पे, कुछ नई नए टेक्निक्स को आप अपनाते, कुछ लर्निंग नया करते, और आप अपने इंटरेक्शन को चाहते तो आप बढ़ा सकते थे या बढ़ा सकते हैं। कि अब आप जिस सब्जेक्ट में हैं कुछ उसमें क्या आप नया इनोवेटिव कर सकते हैं, उसको नए तरीके से आपने क्या अपने आप को चैलेंज दिया है और करेंगे, और उस टीचर की आप हेल्प लेंगे। तो टीचर हमेशा अवेलेबल है। फ़र्क इतना था कि आप उससे फिजिकली नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन आप मेंटली और आप इमोशनली उतने ही जुड़ाव आपका था टीचर के साथ है, और वो हमेशा रहता है। मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से कहा जाए कि उनके ऊपर ये एक कहने की बात प्रभाव है, नहीं ये रहा। कहने की बात है। मुझे लगता है कि हम जिसे बहुत पसंद करते हैं, या हमारा उनसे अगर जो एक इंटरेक्टिव लगातार बना रहता है, इंटरेक्शन बना रहता है, तो वो दूरी कभी दूरी होती नहीं है। हर चीज़ फिजिकल दूरी नहीं होती है। मुझे लगता है कि मेंटली कनेक्टेड रहना चाहिए, इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए, ये साइकोलॉजिकली ज़्यादा। डॉक्टर साहब, आपसे एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे कि आजकल देखा जा रहा है कि अक्सर लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं और तनाव मुक्त रहना चाहते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हर आदमी मानसिक तनाव से गुजर रहा है। जो ये कोरोना का पीरियड आया है उसके बाद से, खास कर ये तीसरी लहर अभी होके गुजरी है। देखिए, 5 चीज़ें मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है। अपने आप को आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट रख सकते हैं। आप एक A4 साइज़ पेपर लीजिए, उसको 5 भाग में डिवाइड करिए। पहला जो पेज है वो फिजिकल एक्टिविटी के लिए है। 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आप जितना मर्जी हो सके आप अपने स्ट्रेंथ के अनुसार फिजिकल एक्टिविटी करिए ही करिए, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन जाएगा, ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है, और सब कुछ ब्रेन से ही गवर्न होता है। दूसरा, मेंटल एक्टिविटी। मेंटल एक्टिविटी में क्या करना है आपको, जैसे सुडोकू हो गया है, या आप देखेंगे आज भी आपके अखबार में जो सेकेंड लास्ट पेपर आता है उसमें गलती ढूंढो, पहेली और तमाम चीज़ें आती हैं। आप चेस खेल सकते हैं अपने मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तीसरा होता है मटेरियलिस्टिक, खुद का काम। आपका जितना भी रूटीन वर्क है आप खुद से करिए। कपड़े धो सकते कपड़े धोइए, आप अपना रूम क्लीन रखिए, अपने कपबोर्ड्स को ठीक रखिए, अपने बुक्स, सारी चीज़ों को खुद से करने की कोशिश करिए। चौथा है रिलेशनशिप। हम कहीं ना कहीं बहुत दूर होते जा रहे हैं अपने रिलेशन से, तो रिलेशनशिप के लिए चलिए माँ का हाथ बटा दिया किचन में, चलिए किचन में कुछ नया सीख लेते हैं। अच्छा, संडे का दिन है, आज मैं ब्रेकफास्ट मैं माँ के साथ मिलके बनाऊंगा या दीदी के साथ मिलके बनाऊंगा। एंड द 5th एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, हॉबी। कोशिश करिए कि आपकी एक हॉबी ज़रूर हो। ये 5 टेक्निक आप अपनाएंगे, आपके लाइफ में कभी अवसाद आएगा ही नहीं, और आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हमारा समय इजाज़त नहीं देता है, और निश्चित ही जो आप सारी चीज़ें बताए हैं, अगर हमारे विद्यार्थी इस चीज़ को अपना लेंगे तो निश्चित ही वो बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब स्टूडियो में आए और हमारे विद्यार्थियों को इतनी अच्छी और दर्शकों को इतनी जानकारी दी, बातचीत और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में बुलाने के लिए। नमस्कार।